नमस्कार दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने जाना कि मोनेरा जगत के क्या लक्षण होते हैं। आज हम मोनेरा जगत के कुछ जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे और आगे की 3 जगत के बारे में पढ़ेंगे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा और जो फंजाई जो कि इस यूनिट में है, हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे। मोनेरा जगत में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि मोनेरा जगत में 8 बैक्टीरिया आते हैं और ये किसी भी तरह के जल में और परिस्थितियों में अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल इस तरह से डेवलप होती है। अब हम नेक्स्ट एक जीव के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे सिलेबस में है, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? यू बैक्टीरिया जो होते हैं वो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। इनमें जो सेल वॉल होती है वो कठोर होती है। कठोर सेल वॉल से इनका जो शरीर है ढका होता है। इनकी कोशिका पे कठोर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और उस पर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। सेल में फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। फ्लैजिला यानी कि एक पक्षमाभ होता है जो मोटाइल ऑर्गन होता है जो इसे मूवमेंट करने में सहायता करता है। तो इसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये जीव प्रकाश संश्लेषी और स्वपोषी होते हैं। ये जीव प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी होते हैं। ये अपना खाना स्वयं बना लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जैसे इन यू बैक्टीरियाज को साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। इनके अंदर साइनोबैक्टीरिया जो हमने सुना होगा ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। नीली हरी शैवाल, ये नीली हरी शैवाल साइनोबैक्टीरिया के अंदर ही आती है। ये जो जिस तरह नीली हरी शैवाल इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किसके द्वारा क्यों करते हैं? क्योंकि इनमें एक टेट्रोसिस्ट सेल पाई जाती है। टेट्रोसिस्ट सेल होती है जिसकी सहायता से ये नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वातावरण में घुली नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधों तक पहुंचाते हैं। इनमें कुछ रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया भी होते हैं। इनमें कुछ रसायनों के द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। उन्हें रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया कहलाते हैं। इनकी कॉलोनी जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है। ये एक जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये इनकी जो कॉलोनी होती है उनके ऊपर एक जेलीनुमा आवरण होता है जिससे ये ढकी रहती है। तो कहने का मतलब है कि यू बैक्टीरिया में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फ्लैजिला प्रेजेंट होती है और ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है जिसके द्वारा ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इनमें जो इनके शरीर पे जो जेलीनुमा आवरण होता है, इसकी सहायता से क्या करते हैं कि प्रदूषित जल में भी बहुत ही आसानी से फलते फूलते रहते हैं। बैक्टीरिया जैसे कि नॉनस्टॉक एवं एनाविना पर्यावरण के नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया जो होते हैं वो नाइट्रेट, नाइट्राइट और अमोनिया जैसे अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत करके उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं और ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषक तत्वों को पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुत ही ज़्यादा पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। कुछ बैक्टीरिया ही स्वपोषी होते हैं जिसमें साइनोबैक्टीरिया आते हैं। ज़्यादातर बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन के द्वारा प्रजनन करते हैं।
कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये स्पोर्स बनाते हैं और लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का स्थानांतरण होता है। माइकोप्लाज्मा एक ऐसे जीव हैं जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और ये बैक्टीरिया में आते हैं। ये सबसे छोटी कोशिका होती हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकते हैं। माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक का कार्य करता है या रोगजनक होता है। अब हम जानते हैं प्रोटिस्टा जगत क्या होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं। प्रोटिस्टा जगत के विषय में समझते हैं। प्रोटिस्टा जगत सभी एक कोशिकी यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है। इस जितने भी यूकैरियोटिक एक कोशिकीय होते हैं उन्हें प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया है, किंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि इसमें एक कोशिकी ही रहेगा, कभी कभी बहुकोशिकीय भी हो जाते हैं। एक जैव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है वही दूसरे के लिए एक पादप भी हो सकता है, क्योंकि यह पादपों का भी गुण दर्शाते हैं। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड और अवपंक कवक एवं प्रोटोजोआ को हम इस सिलेबस में पढ़ेंगे। इस पुस्तक मतलब क्लास 11th में बताया गया है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, अवपंक कवक और प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य क्या होते हैं, जलीय होते हैं, यानी कि ये जल में ज़्यादा रहते हैं प्रोटिस्टा के सदस्य। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं उनमें उनकी सेल में केंद्रक और कोशिकांग पाया जाता है। कुछ प्रोटिस्टा में सीलिया एवं पक्षमाप भी पाए जाते हैं। सीलिया उनके शरीर के चारों ओर, शरीर के अगर हम उदाहरण लेते हैं पैरामीशियम का, तो पैरामीशियम को आप प्रोटिस्टा में रखा जाता है और उसके शरीर के चारों ओर देखा होगा कि एक सीलिया पाए जाते हैं, कशाप पाए जाते हैं, जिससे वो जो बाहर के जो उसके पानी के अंदर के जो कण होते हैं वो आसानी से प्यूरिफाई हो करके उसके अंदर जाते हैं और वो उससे न्यूट्रिशन पाता है। और उसमें एक फ्लैजिला यूग्लिना देखा होगा, तो यूग्लिना में भी ऐसे ही छोटे छोटे कशाप पाए जाते हैं और उस पर एक फ्लैजिला पाई जाती है जो कि क्या करने में, उसे मूवमेंट करने में सहायता करती है। ये अलैंगिक कोशिका संलयन एवं युग्मनज बनने की विधि द्वारा लैंगिक जनन करते हैं। इनमें अलैंगिक जनन भी होता है, कोशिका संलयन के द्वारा भी ये जनन करते हैं और कभी कभी युग्मनज बनता है जिसके द्वारा ये लैंगिक जनन करते हैं। इनमें जायगोट भी बनता है जिसके द्वारा ये लैंगिक जनन करते हैं। साथ में ये पॉइंट्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें नोट करते हुए चलिएगा। अब हम नेक्स्ट क्राइसोफाइट के विषय में पढ़ते हैं कि क्राइसोफाइट्स क्या होते हैं। क्राइसोफाइट समूह के अंदर इसके अंदर डायटम्स आते हैं। क्राइसोफाइट समूह के अंदर डायटम्स आते हैं जो कि बहुत ही सूक्ष्म होते, बहुत ही छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ये जलधारा के साथ बहते हुए रहते हैं। ये क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं, फ्लोट विद वाटर करंट।
इसीलिए इन्हें, जैसे कि आपने सुना होगा कि समुद्र में या नदी तालाब झीलों में भी प्लैंकटन पाए जाते हैं। वो यही डायटम्स होते हैं, जो वो प्लैंकटन क्राइसोफाइट के अंदर आने वाले डायटम्स ही होते हैं। ज़्यादातर इसमें क्या करते हैं कि फोटोसिंथेसिस करते हैं खुद से। इनमें फोटोसिंथेसिस प्रेजेंट होता है। इनका जो शरीर होता है वो सिलिका से ढका हुआ होता है। यानी का मतलब है इसके शरीर का जो इसकी सेल होती हैं, इसके शरीर पे जो भित्ति पाई जाती है उसमें सिलिका प्रेजेंट होती है, सिलिका से ढका होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, नष्ट नहीं होते हैं। सिलिका से ढके होने के कारण ये सिलिका से ढके होने के कारण ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। चूँकि इनका शरीर सिलिका से ढका होता है और आसानी से नष्ट नहीं होता है, इसलिए क्या करते हैं, ये जल में अपना अवशेष छोड़ देते हैं। ये जल में अपना अवशेष छोड़ देते हैं और करोड़ों वर्षों में जमा हुए इस अवशेष को हम डायटमी मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं, डायटमी मृदा कहते हैं। ये बहुत उपजाऊ होती है। साथ ही में ये जो मिट्टी होती है, ये इसमें छोटे छोटे कण उपस्थित होते हैं। तो ये कणमय होने के कारण, रफ होने के कारण ये जो मिट्टी होती है वो तेल के निस्यंदन में और तेल या सिरप के निस्यंदन में फिल्टर करने में, निस्यंदन का मतलब फिल्टर करना हुआ, तो तेल के फिल्ट्रेशन में उपयोग में आती है। पेंट और पॉलिश बनाने के उपयोग में आती है। पेंट तथा पॉलिश बनाने के उपयोग में आती है। और ये जो क्राइसोफाइट्स होते हैं, ये क्राइसोफाइट्स स्वच्छ जल और लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। किसमें, स्वच्छ जल तथा लवणीय जल दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। तो क्राइसोफाइट्स के बारे में हमने जाना कि ये स्वच्छ जल और लवणीय जल दोनों में पाए जाते हैं। ये डायटम्स होते हैं। ये जल में, इनके जो शरीर पर क्या होता है कि साबुनदानी की तरह एक मोटी सिलिका की परत होती है जमा, जो जिसके कारण ये जल्दी आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। मर जाने के बाद भी ये नष्ट नहीं होते हैं और अपना जल में अवशेष छोड़ देते हैं। और इसी वजह से जो मिट्टी करोड़ों समय तक ये अवशेष जमा होने के कारण जो मिट्टी बनती है उसे हम डायटमी मृदा कहते हैं। और ये जो डायटमी मृदा है, ये
बड़े बड़े उद्योगों में काम आती है। तेल के फिल्ट्रेशन में, सिरप के फिल्ट्रेशन में तथा पेंट और पॉलिश बनाने के उपयोग में आती हैं। अब हम समझते हैं कि डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं। अब हमें पढ़ना है डायनोफ्लैजिलेट। डायनोफ्लैजिलेट क्या होते हैं? डायनोफ्लैजिलेट जीवधारी मुख्यतः समुद्री तथा प्रकाश संश्लेषी होते हैं। क्या होते हैं? समुद्री होते हैं, जैसे क्राइसोफाइट्स थे, समुद्री भी थे और सिंपल फ्रेश वाटर में भी रहते हैं और लवणीय जलों में भी रहते हैं। सिंपल नदी तालाब झीलों में भी पाए जाते हैं और उसमें भी उसी तरह से लेकिन ये जो डायनोफ्लैजिलेट होता है, डायनोफ्लैजिलेट मुख्यतः समुद्री होता है और प्रकाश संश्लेषी होता है। इस समूह के जीव समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णकों के आधार पर ये हमें पीली, इनमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं, जिसके कारण ये हमें पीले, हरे, लाल तथा भूरे दिखाई देते हैं। नीले भी दिखाई देते हैं। ये नीले, पीले, हरे, लाल तथा भूरे दिखाई देते हैं। इनकी कोशिका भित्ति बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पट्टियाँ पाई जाती है। इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल में, बाहरी सेल वॉल में क्या होता है? बाहरी सेल वॉल में सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज की पट्टियाँ होती हैं, पाई जाती हैं। इनमें सेलुलोज की पट्टियाँ पाई जाती हैं और अधिकतर जो डाइफ्लैजिलेट्स होते हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, जैसा कि नाम ही है डायनोफ्लैजिलेट, यानी कि दो फ्लैजिला, डायनोफ्लैजिलेट। अक्सर डाई के लिए, दो के लिए हम डाई यूज़ करते हैं, तो डायनो और फ्लैजिलेट। तो अधिकतर इनमें डायनोफ्लैजिलेट में दो फ्लैजिला पाए जाते हैं, दो कशाभ पाए जाते हैं। एक जो होता है लंबवत होता है और दूसरा जो इसमें पट्टियाँ पाई जाती हैं उनके साथ ही ये अनुप्रस्थ होता है, यानी कि फ्लैट होता है। एक लंबा होगा और जो दूसरा है जो कि बाहर इसकी सेलुलोज की पट्टियाँ पाई जाती हैं, उनमें क्या होगा, उन्हीं के वो पे जैसे अगर ये मान लेते हैं कि जीवधारी है, तो एक जो होगा वो ऐसे होगा और एक होगा वो ऐसे होगा, पट्टियों के अनुप्रस्थ में होगा। अक्सर क्या होता है कि जो लाल डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं उनमें क्या होता है, विस्फोट होता है, थोड़े से ये पॉइजनस होते हैं। तो इसी कारण से जब बहुत सारे लाल डायनोफ्लैजिलेट इकट्ठा होते हैं तो उनमें विस्फोट हो जाता है और उनमें इस विस्फोट के कारण बहुत जो समुद्र का जल होता है वो लाल दिखने लगता है। और
जो जीव होते हैं उनसे जो विष निकलता है, जो जहर निकलता है, उसके कारण क्या होता है, समुद्र की मछलियाँ मर जाती हैं, मछलियाँ और अन्य जीव भी मर जाते हैं। और जिसका उदाहरण है गोनिया लैक्स का उदाहरण क्या है, गोनिया लैक्स। तो कहने का मतलब है कि हमने दो चीज़ों के बारे में जाना, साइनोबैक्टीरिया के बारे में और डायनोफ्लैजिलेट के बारे में। साइनोबैक्टीरिया या क्राइसोफाइट, दोनों क्राइसोफाइट को ही साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के बारे में जाना और डायनोफ्लैजिलेट के बारे में। डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं वो समुद्री होते हैं, प्रकाश संश्लेषी होते हैं, नीले, पीले तथा हरे भूरे रंग के होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसा पिगमेंट उस तरह का कलर होता है। इनमें सेल वॉल में सेलुलोज की कड़ी पट्टियाँ पाई जाती हैं, सेलुलोज से बनी होती है। तो जैसे पेड़ पौधों में सेलुलोज पाया जाता है तो उसके पेड़ की खाल कड़ी होती है, उसी तरह से इसकी भी इसमें भी सेलुलोज थोड़ी मात्रा में पाया जाता है तो उसकी भी खाल कड़ी होती है। इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं, जो कि एक लंबा होता है और दूसरा पट्टियों के अनुप्रस्थ में होता है। और इनके कलर के कारण कई बार क्या होता है कि जो ये गोनिया लैक्स होता है, इनका जो कलर होता है लाल होता है और बहुत सारी मात्रा में रहते हैं। तो जब इनमें विस्फोट होता है तो समुद्र का जल लाल दिखने लगता है और समुद्र के जल से जो विस्फोट के कारण जो विष निकलता है उससे जो समुद्री जीव होते हैं वो कई बार मर जाते हैं। अब हम यूग्लिनॉइड के बारे में समझते हैं क्या होता है। यूग्लिनॉइड जो होते हैं स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी होते हैं। यूग्लिनॉइड यूग्लिनॉइड या यूग्लिना स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं जो एक स्थिर जल में पाए जाते हैं और इसके शरीर पर एक फ्लैजिला पाई जाती है बड़ी सी। ये कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की पेलिकल होती है। इसके पूरे शरीर पे जो क्या है ये मैंने बनाया, ये प्रोटीन युक्त पदार्थ होता है जिसे पेलिकल कहते हैं। तो इसमें जो कोशिका भित्ति की जगह पर इसमें से कोशिका भित्ति नहीं होती है, पेलिकल पाया जाता है। इसमें ये जो होते हैं ये स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीव हैं। अक्सर तालाब वालाब में कम, झील में ज़्यादा पाए जाते हैं जिसमें साफ़ जल होता है, और जहाँ स्थिर जल रहता है वहाँ पे पाए जाते हैं। इनमें कोशिका भित्ति की जगह पेलिकल पाई जाती है और इनमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक तो ये बड़ा वाला पाया जाता है और एक छोटा, यहीं पे एक होता है, छोटे फ्लैजिला पाया जाता है। ये सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये अपना भोजन बनाते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं और अगर सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है तो ये परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं, दूसरे जीवों का शिकार करते हैं। मतलब बहुत बड़े शेर भालू की तरह नहीं, लेकिन अपने से जिससे ये न्यूट्रिशन पा सकते हैं उन जीवों से ये न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, उन्हें ये खा जाते हैं। और यूग्लिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णक के समान होते हैं। जैसे कि अगर ये तो बहुत ही छोटे जीव होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जो वर्णक पाए जाते हैं, अगर इसमें क्लोरोफिल के लिए जो हरा रंग का वर्णक पाया जाता है वो बाकी पेड़ पौधों की तरह हरे रंग का पाया जाता है। तो और एक चीज़, ये जो इनके अंदर जो ये फ्लैजिला होते हैं ये प्रोटीन से बने होते हैं, प्रोटीन युक्त होते हैं। इनमें प्रोटीन युक्त फ्लैजिला पाई जाती है। ये
स्वच्छ जल में पाए जाते हैं और इन पर पेलिकल पाया जाता है। पेलिकल आवरण से ढके होते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जब इनमें प्रकाश उपस्थित नहीं होता है तो ये क्या करते हैं, दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। दूसरे जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं। कहने का मतलब है कि परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। तो हमने जाना डायनोफ्लैजिनेट क्या होते हैं और यूग्लिनॉइड क्या होते हैं। अब हम समझते हैं कि अवपंक कवक क्या होते हैं। अवपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है। अवपंक कवक क्या है, मृतपोषी प्रोटिस्टा यानी मरे हुए जीवों पर उगने वाले कवक। ये मृतपोषी प्रोटिस्टा हैं। ये सड़ती हुई टहनियों पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। ये ऐसे अवपंक कवक जो होते हैं, ऐसे होते हैं जीव जो सड़ी हुई टहनियों पत्तों के साथ जो जीव, सड़ी हुई टहनियों और पत्तों पर जो जीव रहते हैं उनका भक्षण करते हैं, उन्हें खाते हैं। और ये जो होते हैं, ये अपनी अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बनाते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। और ये प्लाज्मोडियम बहुत कई फीट तक की लंबाई का हो सकता है। फिर जो इनकी खराब स्थिति, देखिए जब इनका सही परिस्थितियाँ होती हैं तो ये आपस में जुड़ के एक प्लाज्मोडियम बना लेते हैं, कॉलोनी बनाते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। और जब इनकी सही अच्छी खराब स्थिति आती है, प्रतिकूल स्थिति आती है, तो ये क्या करते हैं, ये टूट जाते हैं। ये टूट करके बिखर जाते हैं और इनके सिरों पर स्पोर्स बनते हैं। इन स्पोर्स को ही वायु के साथ इधर उधर फैल जाते हैं। ये स्पोर्स इधर उधर पहले ये कॉलोनी बनाए रहते हैं, और जब इनकी सही खराब स्थिति आती है, प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, तो ये स्पोर्स में अलग अलग टूट जाते हैं और तब ये सरवाइव करते हैं। अब हम समझते हैं कि प्रोटोजोआ क्या होते हैं। प्रोटोजोआ ऐसे जीव होते हैं जो परपोषी होते हैं। सभी जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं, जितने भी प्रोटोजोआ पाए जाते हैं, वो परपोषी होते हैं। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं।
और ये परजीवी परभक्षी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों के सबसे प्राचीन, अगर देखा है प्रोटोजोआ जो होते हैं सबसे प्राचीन होते हैं, प्राणियों के संबंधी हैं प्रोटोजोआ। और प्रोटोजोआ को 4 मुख्य समूहों में बांटा गया है। प्रोटोजोआ को 4 भागों में बांटा गया है। एक अमीबीय प्रोटोजोआ, अमीबीय प्रोटोजोआ, दूसरा कशाभी प्रोटोजोआ, और तीसरा पक्षमाभी प्रोटोजोआ, और चौथा स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ, अमीबीय प्रोटोजोआ, कशाभी प्रोटोजोआ, पक्षमाभी प्रोटोजोआ, स्पोरोजोआ, इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब है कि जो जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं वो परपोषी होते हैं और दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं। और ये जो सबसे प्राचीन जीव हैं, प्रोटोजोआ को माना जाता है कि प्रोटोजोआ जो होते हैं सबसे प्राचीन जीव होते हैं। और प्रोटोजोआ को 4 भागों में बांटा गया है। अमीबी प्रोटोजोआ, अमीबॉयड प्रोटोजोआ, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, सिलिएटेड प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ जो होते हैं वो स्वच्छ जल, समुद्री जल और नम मृदा में पाए जाते हैं। ये अपने कूटपादों की सहायता से शिकार को पकड़ते हैं और समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं, जैसे कुछ एंटमीबी परजीवी होते हैं। ये कहीं से भी टूट कर, कहने का इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अमीबा, जो कहीं से भी टूट जाता है और फिर से पुनर्जनन करने लगता है। ये स्वच्छ जल, समुद्र जल और नम मृदा में पाए जाते हैं। कशाभी प्रोटोजोआ जो होते हैं इस समूह के जो सदस्य होते हैं, कशाभी यानी कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ जो होते हैं वो मतलब आसानी से कहीं भी रहते हैं, स्वच्छंद होते हैं और परजीवी होते हैं। ये भी परजीवी होते हैं और ये भी परजीवी और परभक्षी होते हैं। इनके शरीर पर का मुख्य वो है कि फ्लैजिला, कशाभ पाया जाता है। और परजीवी कशाभी प्रोटोजोआ बीमारी के कारण, ये जो परजीवी के होते हैं और इनमें फ्लैजिला पाया जाता है, ये ऐसे प्रोटोजोआ जो होते हैं वो बीमारी का कारण होते हैं, जिससे कि निद्रा रोग बीमारी उत्पन्न होती है। इसका उदाहरण है ट्रिपैनोसोमा। इसका उदाहरण है ट्रिपैनोसोमा। और इसका उदाहरण है एंटमीबा। अब पक्षमाभी प्रोटोजोआ क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। पक्षमाभी प्रोटोजोआ जलीय होते हैं और बहुत ज़्यादा सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं। पक्षमाभी प्रोटोजोआ जल में, जितने भी प्रोटोजोआ हैं सब जल में ही पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं ये ज़्यादा सक्रिय होते हैं और गति करने वाले जीवधारी होते हैं, क्योंकि इनके शरीर में जो होती है बहुत ज़्यादा पक्षमाप पाए जाते हैं। सीलिया प्रेजेंट होती है, पक्षमाप को ही सीलिया कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा होती है, हज़ारों की संख्या में होती है, जैसे कि पैरामीशियम। और ये बहुत अधिक गति करते हैं। इनमें एक गुहा होती है, ग्रसिका होती है, जो कोशिका के सतह के बाहर की तरफ खुलती है।
ये लयबद्ध गति के कारण जल पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है। मतलब कि जो ये जैसे कि पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम अभी इस सिलेबस में नहीं है, नहीं दिखाया गया है। पहले पैरामीशियम था, और पैरामीशियम जो होता है उसके शरीर पे चारों तरफ जो सिलिया पाई जाती है, उससे वो बहुत जल्दी गति करता था और करता था नहीं, अभी भी पैरामीशियम बहुत जल्दी गति करता है। और जो भी भोजन होता है वो बाहर से लेते हैं, वो बहुत ही आसानी से गति करने के कारण वो अपने जो भोजन के लिए जो उसमें एक कुपिका बनी होती है उसकी तरफ आसानी से भोजन को भेज देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है पैरामीशियम। स्पोरोजोआ में बहुत ही विविध जीवधारी आते हैं। इनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्थाएं पाई जाती हैं। ऐसे इसमें स्पोरोजोआ जो होते हैं वो संक्रमण करने वाले जो जीव होते हैं उनमें एक स्टेज पाई जाती है जिसे स्पोरोजोआ कहा जाता है। सबसे इसका कुख्यात उदाहरण है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया का परजीवी है, जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या को आघात पहुंचता है। तो जो मलेरिया का जो परजीवी है प्लाज्मोडियम, उसमें उसकी ये एक स्टेज होती है स्पोरोजोआ। अब समझते हैं कि हमने